हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं वलीमुद्दीन शेख कादरी और मेरा कोचिंग है कादरी कोचिंग क्लासेस। तो मैं अपने कादरी कोचिंग क्लासेस के माध्यम से और अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से, जो हमारा यूट्यूब चैनल है वलीमुद्दीन शेख कादरी, अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज हम आपको मिनरल न्यूट्रिशन बताएंगे। मिनरल न्यूट्रिशन होता क्या है? मिनरल न्यूट्रिशन खनिज पोषण, मिनरल न्यूट्रिशन खनिज पोषण। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले ही बताया था इसके पहले कि अपने लेक्चर में मैंने आपको दिया था कि पौधे जो होते हैं उनमें जो रूट्स होती हैं, रूट्स मैंने दो बताया था, एक टैप रूट बताया था, एक एडवेंशियस रूट बताया था, और फिर हमने मॉडिफिकेशन ऑफ रूट के विषय में बताया था आपको। तो मॉडिफिकेशन ऑफ रूट के विषय में जो मैंने बताया था, जो टॉपिक मैंने आपको दिया था मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स होते क्या है, तो मैं मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स के विषय में आज ना बताकर के आज आपको बताऊंगा कि रूट्स के फंक्शन क्या होते हैं। एक्चुअली रूट का फंक्शन होता क्या है। रूट का फंक्शन जो है, पहले तो आप ये देखिएगा, मेरे हाथ में एक फिगर यहाँ पर एक पौधा दिखाई दे रहा है। यह आप देख सकते हैं, इस पौधे को आप देख सकते हैं। यह पौधा जो दिखाई दे रहा है इसकी जड़ है ये, और जड़ों में आप देख रहे हैं कि टाइप रूट है जिसको मैंने पकड़ रखा है, ये टाइप रूट है, और ये इसकी प्राइमरी और सेकेंडरी रूट्स हैं। इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर एक टर्शियरी रूट्स भी दिखाई दे रही हैं। इस तरह से इसमें रूट आपको दिखाई दे रही हैं। इस रूट का क्या वर्क होता है यह भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। रूट का क्या वर्क होता है इसको भी हमने एक्सप्लेन कर दिया है। तो अगर हमने रूट को एक्सप्लेन कर दिया है तो यहां पर अब हमको ज्यादा एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं। आज हम सिर्फ आपको बताएंगे कि मिनरल और न्यूट्रिशन होता क्या है। तो इसके विषय में, इस पौधे के विषय में जो मिनरल और न्यूट्रिशन का टॉपिक मेरा चल रहा है, इस टॉपिक के विषय में आपसे वह कहना चाहूँ। पहले इसकी हिंदी में मैं व्याख्या कर देना चाहता हूं कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे विकास, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे विकास, जनन, उपापचयी क्रियाओं का और खनिज लवणों का अवशोषण करते हैं, उपयोग करते हैं, वही क्रिया इनकी पोषण कहलाती है। क्लियर हो गया? वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे अपनी वृद्धि का, विकास का और उपापचयी क्रियाओं का खनिज लवणों के साथ उपस्थित होकर के खनिज लवणों को लेते हैं, तत्वों को लेते हैं, उनको लेकर के उनका अवशोषण करते हैं। अवशोषण करने के उपरांत फिर ये पौधे के लिए भोजन बनाने का कार्य करते हैं। अब ये करते किससे हैं, इसके लिए मैंने आपको एग्जांपल में समझाया था कि ये रूट्स हैं, इन्हीं के द्वारा सॉइल से न्यूट्रिएंट्स को लिया जाएगा, एब्जॉर्ब किया जाएगा। तो जब न्यूट्रिएंट्स से इसको एब्जॉर्ब किया जा रहा है तो यह मैंने इसकी हिंदी में डिफिनीशन अभी आपको बताया, जिसके विषय में मैंने आपको बताया कि यह टॉपिक मेरा जो है यह सिर्फ खनिज पोषण। क्या है? खनिज पोषण, मिनरल न्यूट्रिशन। तो मैं अपने कादरी कोचिंग क्लासेस के माध्यम से बताना चाहता हूं। इस इंग्लिश डिफिनीशन देख लीजिएगा कि इंग्लिश में इसको क्या डिफाइन किया गया है। द प्रोसेस इज इवॉल्व, द प्रोसेस इज इन्वॉल्व, वह प्रक्रिया जो इन्वॉल्व होती है, सम्मिलित होती है, सन्निहित होती है, किसमें? एब्सॉर्प्शन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ मिनरल्स, अवशोषण करने के लिए और उपयोग करने के लिए किसका? मिनरल्स का, एलिमेंट्स, तत्वों का, खनिज लवणों का, बाय द प्लांट फॉर द देयर ग्रोथ, किसके लिए? पौधे के विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए, एंड मेटाबॉलिक रिएक्शन, और उनके अंदर चलने वाली चयापचयी क्रियाओं के लिए, उपापचयी क्रियाओं के लिए, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन के लिए, इज कॉल्ड मिनरल न्यूट्रिशन। उसको हमने क्या कहा? मिनरल न्यूट्रिशन कहा। तो समझ में आ गया? The process is involved absorption and utilization of minerals, elements by the plants for their growth, development and metabolic reaction is called mineral nutrition.
तो इसको आप लोग नोट कर लेंगे। ये मिनरल न्यूट्रिशन की डिफिनीशन डॉक्टर सिंगल की बुक से मैं बता रहा हूं, उन्होंने मिनरल न्यूट्रिशन के विषय में टॉपिक क्लियर किया है। अब हम आपको मिनरल न्यूट्रिशन के विषय में थोड़ा सा और जानकारी देना चाहते हैं। जो पौधे हैं, पौधों के लिए अभी आपको बताएंगे तो आश्चर्य लगेगा कि पौधों के लिए कम से कम 60 तत्वों की आवश्यकता होती है। 60 तत्वों की आवश्यकता होती है, जिसमें से 20 तत्व कम से कम पौधों के लिए तो बहुत ही आवश्यक हैं। 60 तत्वों की आवश्यकता होती है, जिसमें से 20 तत्व पौधों के लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक हैं। अगर ये 20 तत्व पौधों के लिए नहीं मिले तो उनका ग्रोथ बिल्कुल जो है रुक जाएगा, उनका विकास बिल्कुल रुक जाएगा। और जैसे कि हम कहते हैं कि पौधे भी हमसे बात करते हैं, इसका सीधा सा अर्थ ये होता है कि पौधों के अंदर जो कमियां आएंगी, एक गुड फार्मर, एक अच्छा किसान जो होता है, वो इन सारे टॉपिक को पौधों को देख करके समझ जाता है कि हमको इसमें फर्टिलाइजिंग करनी है, या जो है इसको हमको ह्यूमरिंग करनी है, या बायोटिक ह्यूमरिंग करनी है, जैविक खाद डालना है, या देसी खाद डालना है, या फर्टिलाइजर उर्वरक डालने हैं, हमको क्या करना है, हमको इसमें जिंक डालना है, या सल्फर डालना है, या पोटास डालना है, या मैग्नीशियम डालना, क्या डालना है हमको इसमें, ये सारे तत्वों का अध्ययन जो है एक अच्छा किसान आसानी पूर्वक कर लेता है। तो मैं अपने इस कोचिंग के माध्यम से आपको समझाना चाहता हूं कि यह अध्ययन जो किया जा रहा है, जो कर ले रहे हैं किसान, किसके द्वारा कर ले रहे हैं? पौधों के द्वारा दिए गए संकेतों के अनुसार कर रहे हैं। जब तक पौधों को 60 एलिमेंट मिलता रहा तो पौधों ने किसी भी प्रकार का कोई इंडिकेशन नहीं किया। जब पौधों को 60 एलिमेंट नहीं मिले, जब उनको 60 एलिमेंट नहीं मिले, तब उन्होंने अपना जो है एक्सप्रेशन करना स्टार्ट कर दिया। और एक्सप्रेशन करना जो स्टार्ट किया है, उस एक्सप्रेशन करने की प्रक्रिया में उसने यह स्पष्ट कर दिया कि उसके लिए जिंक येलो आ गया, प्लांट येलो होता चला जा रहा, जिंक आप लेते हैं, सल्फर यूज करते हैं, पौधा डेवलपमेंट नहीं कर रहा, ग्रोथ नहीं कर रहा, विकास नहीं कर रहा, तो आप यूरिया डाल देते हैं। मोनोकाट की बात कर रहा हूं, यूरिया डाल देते हैं। इस प्रकार से आप पौधों को देख करके आसानी पूर्वक उसमें कौन सा एलिमेंट कितने मात्रा में, कितने अमाउंट में यूज किया जाएगा, उसके विषय में आप आसानी पूर्वक जानकारी कर लेते हैं। तो एक अच्छा फार्मर मैंने बताया था, एक गुड फार्मर जो होता है, दे हैव टेक टू द शॉर्ट लाइन एंड फाइंड आउट टू द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ग्रेन। A good farmer is take to the short land and find out to the maximum amount of grain। एक अच्छा किसान वही होता है जो कि कम से कम जमीन में ज्यादा से ज्यादा फसल को पैदा कर ले, वही किसान एक अच्छा किसान, एक गुड फार्मर बोला जाता है, माना जाता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, अपने इस तथ्य के माध्यम से मैं एक बार फिर स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यहाँ पर जो टॉपिक हमने डिफाइन किया है, जो प्रोसेस हमने एक्सप्लेन किया है, इस प्रोसेस का माध्यम आप देख रहे हैं, देयर ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड मेटाबॉलिक रिएक्शन। ये तीन चीजें मैंने दे दिया है, ध्यान से देखिएगा। देयर ग्रोथ, पौधों का विकास, डेवलपमेंट, उनके अंदर शाखाओं का विकास। अब शाखाओं के विकास के लिए आप देखिएगा, मेरे पास एक पौधा है, इस पौधे में आप देखेंगे यहाँ पर इसकी एक शाखा ये है, इस शाखा से भी दूसरी शाखा निकली हुई है, इससे शाखाएं निकलती चली जा रही हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं कि इसमें से शाखाएं बराबर निकलती चली जा रही हैं। तो ये जो शाखाएं निकलती चली जा रही हैं, इसका मतलब यह निकला कि ये पौधा पूरी तरह से इसको न्यूट्रिएंट्स मिला हुआ है और ये डेवलपमेंट करता, ग्रोथ करता चला जा रहा है। तो अपने इस फिगर के माध्यम से मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि अगर इसको न्यूट्रिएंट्स नहीं मिला होता, सपोज दैट यदि इसको न्यूट्रिएंट्स नहीं मिला होता तो इसके अंदर ये डेवलपमेंट की क्रिया नहीं हुई होती। डेवलपमेंट हुआ है, इसका विकास हुआ है, इसका अपनी फुल लेंथ में ग्रोथ कर चुका है। और इसमें आप देख रहे हैं कि फ्लावर आ चुके हैं, ऊपर की साइड में आप देखिएगा ये फ्लावर यहाँ पर ये आ चुके हैं, टिप पर देखिएगा, टिप के टॉप पॉइंट पर फ्लावर आ चुके हैं। और इसी टॉप पॉइंट पर आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये फ्लावर और फ्रूट से आ रहे हैं, देख रहे हैं ध्यान से, ये फ्लावर और फ्रूट्स इसमें आ रहे हैं। इसका मतलब ये हो गया, इस प्लांट के लिए आपने सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर दिए हैं। क्लियर हो गया? तो ये रही हमारी सिर्फ पहले की खनिज पोषण। अगर इसको खनिज पोषण नहीं मिला होता, जो 60 एलिमेंट हैं, 60 एलिमेंट, मैं ये कहता हूं 60 एलिमेंट आप नहीं दे सकते हैं,
तो मत दीजिए, लेकिन मिनिमम उसको 20 एलिमेंट आपको देना है। अगर आपने 20 एलिमेंट दे दिए हैं तो भी पौधा विकास की क्रिया को करेगा। अगर आपने 20 एलिमेंट नहीं दिया है, पौधे में विकास की क्रिया संभव नहीं है, वो विकास की क्रिया नहीं करेगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने आपको एक फिगर के माध्यम से बताया। अब हम आपको बताने चल रहे हैं कि यहां पर देखिएगा, रोल ऑफ मिनरल एलिमेंट्स इन प्लांट्स। रोल ऑफ मिनरल एलिमेंट्स, रोल ऑफ मिनरल एलिमेंट्स इन प्लांट्स। रोल ऑफ मिनरल एलिमेंट्स इन प्लांट, पौधों में खनिज तत्वों की भूमिका क्या होती है? आखिर ये खनिज तत्व पौधों में करते क्या है? प्रश्न ये उठता है। इन खनिज तत्वों की आवश्यकता जो पड़ रही पौधों के अंदर, ये खनिज तत्व आखिर करते क्या है? हमको आवश्यकता इसकी जानने की है। आइए पहली आवश्यकता जानते हैं इसकी। पहली आवश्यकता मैंने लिखा है, इन द फॉर्म ऑफ constitution in the plant body. Once again, in the form of constitution in the plant body. इसका मतलब यह होता है, पादप काय के अवयवों के रूप में, पादप काय के अवयवों के रूप में, अर्थात पौधे का विकास हो रहा है तो इन मिनरल्स को आप दे रहे हैं, और जब इन मिनरल्स को आप दे रहे हैं तभी पौधों का विकास हो पाएगा, अन्यथा पौधों का विकास संभव नहीं है। अन्यथा पौधों का विकास संभव नहीं है। इस तरह से आप पौधों के विकास की क्रिया को आसानी पूर्वक एक्सप्लेन कर सकते हो, समझा सकते हो। तो यहां पर आपको ध्यान देना है, पौधों के लिए मुख्य रूप से कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और अन्य महत्वपूर्ण पोषक तत्व जो होते हैं, अन्य महत्वपूर्ण पोषक तत्व, ये ऐसे तत्व हैं जो पौधों के लिए विकास की क्रिया को प्रेरित करते हैं। ये ऐसे तत्व हैं जो पौधों के लिए विकास की क्रिया को प्रेरित करते हैं। यहीं पर कुछ नाइट्रोजन भी आवश्यक है। मोनोकाट के लिए नाइट्रोजन, क्योंकि डाइकाट में नोड्यूल्स पाए जाते हैं और नोड्यूल्स में राइजोबियम नामक बैक्टीरिया होता है, राइजोमोनास ओराइजा नामक बैक्टीरिया होता है, नाइट्रोसोमोनास ओराइजा नामक बैक्टीरिया होता है, नाइट्रोसोबैक्टर नामक बैक्टीरिया होता है। ऐसे बैक्टीरिया पौधों के लिए नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं और पौधों को नाइट्रोजन प्रोवाइड करते रहते हैं, और पौधा अपनी लंबाई में ग्रोथ करता रहता है, पौधा अपनी लंबाई में धीरे धीरे बढ़ता रहता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस तरह से आपने देखा कि पौधों की लंबाई का विकास हो रहा है, पौधों की लंबाई आगे बढ़ रही है। अब कुछ ऐसे हैं, हमारा सेकंड पॉइंट हो रहा है कि इनमें जो होता है कार्बन, हाइड्रोजन, इसके लिए इन द फॉर्म ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन द प्लांट बॉडी, आपने कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर लिविंग। हमने कहा कि ऑक्सीजन जो है वह जीवन जीने के लिए बहुत ही आवश्यक है, जीवन जीने के लिए बहुत ही आवश्यक है। और इसी पर कहा है, ए स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इट गिव्स लाइफ फॉर अस। डॉक्टर निकोलस थियोडोर डे सेस्यूर, डॉक्टर निकोलस थियोडोर डे सेस्यूर, उन्होंने कहा, ए स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इट गिव्स लाइफ फॉर अस। एक थोड़ा सा अमाउंट, हल्का सा अमाउंट, थोड़ी सी ऑक्सीजन क्या करती है? हमें जीवन देती है। एक थोड़ी सी ऑक्सीजन की थोड़ी सी मात्रा हमको जीवन देती है। ध्यान रहे, यदि ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में मिले तो हमारे जीवन का विकास कितनी तेजी के साथ होगा। तो ये कहा गया कि स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इट गिव्स लाइफ फॉर अस। इट्स स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इट गिव्स लाइफ फॉर अस, कि ऑक्सीजन की थोड़ी सी मात्रा हमको जीवन देती है। इस प्रकार से ऑक्सीजन की मात्रा ने हमको जीवन दिया, हमारी लाइफ को सरवाइव कराया। हमारा सेकेंड पॉइंट आता है, इन द फॉर्म ऑफ इफेक्ट ऑन द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑन द प्लांट बॉडी। इफेक्ट ऑन द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑन द प्लांट बॉडी। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑन द प्लांट बॉडी, ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए मैं आपको समझाना चाहूंगा कि यहां पर आप देखिए, हमारे पास कुछ पौधों के प्रारूप हैं। यहां पर ये मूल गोप हो गया। मूल गोप के लिए आप देख रहे हैं, इसके लिए इसको न्यूट्रिएंट्स चाहिए, और ये मूल गोप के ऊपर जो है ये यहीं से ये न्यूट्रिएंट खनिज लवणों का अवशोषण करता है, और अवशोषण करके पूरे के पूरे पौधे को देता चला जाता है। जब ये पूरे के पूरे पौधे को देता चला जाता है, पौधा आसानी पूर्वक अपनी शाखाओं के रूप में इस तरह से विकसित होता
चला जाता है। तो आपने देखा कि इसका विकास इस तरह से हो रहा है, जिसमें कहा गया इफेक्ट ऑफ द ऑस्मोटिक प्रेशर, या ऑस्मोटिक प्रेशर के थ्रू, ऑस्मोटिक प्रेशर के थ्रू, परासरण दाब के द्वारा, परासरण दाब के द्वारा, ऑस्मोटिक प्रेशर के थ्रू ये इसको न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स ये जो यहां से मिले, ये धीरे धीरे इनकी शाखाओं में, इनकी ब्रांचेज में, इनके रूट्स में, इनके स्टेम में, इनकी लीव्स में ये पहुंचाए चले जाते जा रहे हैं, जिससे कि आप देख रहे हैं इनकी पत्तियां पूरी तरह से हरी हैं, पौधा पूरी तरह से हरा है। और पौधा पूरी तरह से आप देख सकते हो कि अगर पौधा पूरी तरह से हरा है, इसका मतलब है कि इसमें क्लोरोफिल भरा हुआ है। अगर क्लोरोफिल भरा हुआ है तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड and with the help of water it simply make their own food itself, या खुद ही अपना भोजन बना लेगा। कुछ ऐसे पौधे हैं हमारे पास, कुछ ऐसे भी पौधे हैं हमारे पास जो कि सीधा खड़े, आपने देखा ये पौधा सीधा खड़ा हो रहा है, ये पौधा देखा आपने सीधा खड़ा हो रहा है। तो इन ऐसे पौधे हैं जो सीधा खड़े हो रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे पौधे हैं जो कि सीधा खड़े होकर के नहीं चल पा रहे हैं। अब आप देखिए, मैं आपको कुछ ऐसे पौधों के विषय में बताना चाह रहा हूं। यहां पर देखिएगा, ये पौधा हमारे पास ऐसा भी है, ये पौधा आप देख सकते हो, ये पौधा हमारे पास ऐसा भी है जो लंबाई में आप देख रहे हैं सबसे ज्यादा है, इसकी लंबाई जो है वो सबसे ज्यादा है। लेकिन अगर ये पौधा देखिए, इसका स्टेम देखिएगा, इसका तना देखिए कितना वीक है, इसका स्टेम काफी वीक है। इसमें आप ध्यान देंगे, यहां पर ये टेंट्रिकल्स निकले हुए हैं, इसको ध्यान से देखिएगा, यहां पर ये टेंट्रिकल्स निकले हुए हैं, और जो टेंट्रिकल्स निकले ये देखिएगा, इसको टेंट्रिकल्स बोला जाता है, प्रतान बोला जाता है, टेंट्रिकल्स बोला जाता है। इसी की सहायता से, इसी टेंट्रिकल्स की सहायता से, इसी टेंट्रिकल्स की सहायता से ये आसानी पूर्वक जो है किसी भी सबस्ट्रेटम को ग्रैब्स करते हैं, पकड़ते हैं, कैच करते हैं, और जिसको कैच करेंगे उसी को लेकर के जो है ये आसानी पूर्वक, यहाँ पर आप देख सकते हैं टेंट्रिकल्स हैं ये, और उसी को कैच करके ये दीवार के सहारे जो है चिपक करके, किसी पौधे के सहारे चिपक करके काफी लंबाई तक के चढ़ते चले जाते हैं। आप देख सकते हैं इस पौधे की लंबाई जो है वो लगभग हमसे भी काफी ज्यादा है। इस पौधे की लंबाई वो लगभग आप देख सकते हैं कि हमसे भी काफी ज्यादा है। तो इस तरह से जो है आपने देखा कि ये जो पौधा है लंबाई में काफी ज्यादा है, और यह सीधा खड़ा नहीं हो सकता। उसका रीजन है जो सीधा नहीं खड़ा हो पा रहा है कि इसका स्टेम काफी वीक है। ये हर्बेसियस कैटेगरी का प्लांट है, स्टेम काफी वीक है। और उसके बाद आप देख रहे हैं टेंट्रिकल्स निकले हुए हैं, जो प्रतान निकले हुए हैं, जो इसको चढ़ने में, क्लाइंबिंग करने में सहायता देते हैं, चढ़ने में इसको सहायता दे रहे हैं। और दूसरी स्थिति आप देख रहे हैं, इसमें जो रूट्स हैं वो एडवेंशियस रूट्स के रूप में है, और जो है ये आसानी पूर्वक जो है क्लाइंबिंग करेंगे, चढ़ेंगे, और इसी से न्यूट्रिएंट्स को, टेंटिकल्स से न्यूट्रिएंट्स को, या जो रूट्स निकले हुए से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते चले जाते हैं। तो इस तरह से आपने पौधों के विषय में देखा। अब आप देखिएगा हमारा अगला टॉपिक होता है पीएच इफेक्ट। माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस पॉइंट। व्हाट आर द पीएच इफेक्ट? pH effect, pH क्या है? The hydrogen ion concentration in a solution is called pH effect. The hydrogen ion concentration, negative logarithm of hydrogen ion concentration is called pH. जो केमिस्ट्री की डिफिनीशन है, the negative logarithm of hydrogen ion concentration is called pH. pH वह है जो 10 की ऋणात्मक घात में व्यक्त किया जाए। 10 की ऋणात्मक 10 हमने लिया 10⁻⁵, हमने लिखा 10⁻⁻, सपोज दैट पीएच मैंने लिख दिया, इसकी पीएच वैल्यू लिख दिया मैंने 10⁻⁵। इसका पीएच कितना हो गया? 5 हो गया। हमने लिख दिया 10⁻⁷, पीएच कितना हो गया? 7। हमने लिख दिया 10⁻⁹, पीएच कितना हो गया? 9। तो यह 10 की ऋणात्मक घात में व्यक्त करता है। द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज नोन एज pH. The negative logarithm of hydrogen ion concentration is known as pH. तो यह pH वैल्यू हो गई इसकी। अगर ये pH एसिड का pH डिपेंड करता है, pH क्या बिलोंग शो करता है? pH 3 पॉइंट शो करता है, एसिड, न्यूट्रल, बेस। एसिड, न्यूट्रल, बेस। फिर से देखिएगा, एसिड, न्यूट्रल, बेस।
एसिड जब 10⁻⁻1 से लेकर के 10⁻⁻6 तक रहेगा तो पॉइंट एसिड रहेगा। जब 10⁻⁻7 हो जाएगा तो पॉइंट न्यूट्रल हो जाएगा। जब 10⁻8 अप टू द 10⁻14 10 घात 8 से लेकर के 10 घात 8 से लेकर के जब ये 10 घात 14 तक पहुंचता है, इसका पीएच जो है वो बेसिक हो जाता है, क्षारीय हो जाता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर सॉइल एसिडिक हो गई, सॉइल बेसिक हो गई, अम्लीय हो गई अथवा क्षारीय हो गई, दोनों ही कंडीशन में प्लांट का डेवलपमेंट ब्रेक हो जाएगा, रुक जाएगा, बाधित हो जाएगा। तो पीएच को भी मेंटेन करना एक गुड फार्मर की पहचान होती है। जब पौधा एसिडिक नेचर में आएगा तो आप क्या देखेंगे, प्लांट जब एसिडिक नेचर में आ रहा है तो आप ये देखेंगे कि इसमें जो है पौधा सूख रहा है, पीलापन आ रहा है। जब बेसिक नेचर में आएगा तो सॉइल अपने आप बताना शुरू कर जाएगी, सॉइल में इरोजन शुरू हो जाएगा, सॉइल की जो अर्धक्रस्ट लेयर है वह बबल बना करके एक रस्ट के रूप में आप देखेंगे, एक रस्ट के रूप में, एक जो है भुरभुरे पदार्थ के रूप में सॉइल ऊपर आ जाएगी। तो वो पौधों के लिए लाभदायक नहीं होती है, वो पौधों के लिए हानिकारक हो जाती है। इस तरह से पीएच को अगर फार्मर ने, किसान ने पीएच को मेंटेन कर रखा है तो पौधों का डेवलपमेंट होगा। अगर उसने पीएच को मेंटेन नहीं कर रखा है तो उस पौधे का डेवलपमेंट नहीं होगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, इसलिए पीएच का इफेक्ट जो है, पीएच का जो इफेक्ट है किसी भी प्लांट्स के ऊपर जानना बहुत ही आवश्यक है। अगर पीएच की वैल्यू नहीं क्लियर कर पाए, अब पौधा, अब टीचर जो है अब जो है फार्मर कैसे पीएच की वैल्यू देखेगा। जैसे हम लोगों के लिए पैथोलॉजी होती है, ऐसे प्लांट की भी पैथोलॉजी होती है, प्लांट पैथोलॉजी। तो वहां पर जो है प्लांट पैथोलॉजी के लिए, सॉइल पैथोलॉजी के लिए, सॉइल को, मिट्टी को लेकर के जो है फार्मर जाता है अपने शहरी विकासीय केंद्र पर, वहां पर जाएगा और जाने के बाद अपने सॉइल का चेकअप कराएगा, सॉइल मिट्टी का चेकअप कराएगा। मिट्टी का जब चेकअप कराता है तो वहां का डॉक्टर वो क्लियर कर देता है कि आपके सॉइल में कौन से एलिमेंट कितने अमाउंट में हैं और कितने अमाउंट में किस एलिमेंट को डालना चाहिए। तो ध्यान रहे, मैंने पहले ही बता दिया आपको कि 60 एलिमेंट टोटल प्लांट के डेवलपमेंट के लिए चाहिए, लेकिन इस 60 एलिमेंट में 20 एलिमेंट तो ऐसे हैं जो नेसेसरी हैं, जो आवश्यक हैं। अगर ये नहीं मिलेंगे तो पौधों के अंदर विकास की क्रिया जो है प्रभावित हो जाएगी। अगर ये मिल गए तो पौधों के अंदर विकास तो होता रहेगा, लेकिन अगर 60 के 60 एलिमेंट टोटल मिल गए तो पौधों का विकास बहुत ही तेजी के साथ होगा। क्लियर हो गया? तो पीएच इफेक्ट ये बताया कि इसकी एसिडिटी क्या है और इसकी बेसिसिटी क्या है, इसकी अम्लीयता क्या है और इसकी क्षारीयता क्या है। अगला ले चलते हैं, यहां पर लिखा गया है permeability on the cytoplasmic membrane, permeability of the cytoplasmic membrane। साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन माने होता है कोशाद्रव्यीय, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन मतलब होता है कोशाद्रव्यीय। कोशाद्रव्यीय कला के द्वारा पारगम्यता का प्रभाव। ध्यान रहे, अगर साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन हार्ड है, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन यदि हार्ड है तो हार्ड अगर है तो ये प्लांट से जो न्यूट्रिएंट्स जो सक कर रहा है उस सकिंग न्यूट्रिएंट्स को तेजी के साथ डिलीवर नहीं कर पाएगा, तेजी के साथ डिलीवर नहीं कर पाएगा। अगर वो इसका अमाउंट कम है तो आसानी से उसको ऑस्मोटिक प्रेशर के थ्रू उसको सक कर लेगा, खींच लेगा और खींच लेने के बाद उसको डिलीवर करता चला जाएगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, इस तरह से आपने देखा कि ये रोल जो रहा पर ये रिलेटी ऑन द साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन कि जीवद्रव्यीय कला पर जो है, जीवद्रव्यीय कला पर जो है पारगम्यता का क्या प्रभाव होता है। तो जीवद्रव्यीय कला पर पारगम्यता का प्रभाव से अर्थ यह होता है कि उसकी जो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है वह किस रूप में, कितनी मात्रा में, कितने अमाउंट में वह जो है न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर ले रही है। क्या उतने अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर पा रही है जितने अमाउंट में कि प्लांट को चाहिए। अगर उतने अमाउंट में न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब कर ले रही है तो प्लांट का डेवलपमेंट होगा। अगर उतने अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है तो प्लांट का डेवलपमेंट नहीं होगा।
इस तरह से आपने देखा कि मैंने आपको पारगम्यता के विषय में बता दिया। पारगम्यता जो होती है पौधे का एक ऐसा गुण होती है जिस गुण की सहायता से ये आसानी पूर्वक डेवलपमेंट की क्रिया को प्रभावित करते हैं, डेवलपमेंट की क्रिया को आगे बढ़ाते हैं। इससे डेवलपमेंट हो भी सकता है और डेवलपमेंट नहीं भी हो सकता है। विकास की क्रिया हो भी सकती है, विकास की क्रिया नहीं हो सकती है। अब इतने बड़े पौधों में आपने देखा कि डेवलपमेंट इतना ज्यादा हो रहा है, अर्थात इसको न्यूट्रिएंट्स मिला हुआ है, इस पौधे को न्यूट्रिएंट्स मिला हुआ है, तब जाकर इसका डेवलपमेंट हो पा रहा है। अगर इसको न्यूट्रिएंट्स नहीं मिला होता तो ये बौने पौधे के रूप में, ये साइड पौधे के रूप में ये आसानी पूर्वक पड़ा रहता, इसका विकास ना हो पाता। अर्थात ये पौधा ऐसी जगह से लिया गया है जहां पर कि इसको पूरी तरह से मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स ये सब इसको मिले हुए हैं। अब मेरा लास्ट का पॉइंट है इन द फॉर्म ऑफ कैटलिस्ट। इन द फॉर्म ऑफ कैटलिस्ट, उत्प्रेरक के रूप में भी। किस रूप में भी? उत्प्रेरक के रूप में भी। ध्यान से नोट कर लीजिएगा, आयरन, जिंक, कॉपर, मैग्नीशियम, मैग्नीज, समझ में आया? आयरन, जिंक, कॉपर, मैग्नीशियम, मैग्नीज, ये ऐसे तत्व हैं जो कैटालिटिक वर्क करते हैं, जो उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। ये जो मिनरल्स एब्जॉर्ब किया जा रहा है उसको ये एक्साइट कर देते हैं। जब उसको ये एक्साइट करेंगे, उत्तेजित करेंगे उसको ये, तो उत्तेजित करने से पौधों में तेजी के साथ ऊपर बढ़ते हैं। जब ये तेजी के साथ ऊपर बढ़ेंगे तो इनमें आसानी पूर्वक पौधों का विकास होगा, और जब ये तेजी के साथ आगे नहीं बढ़ेंगे, तेजी के साथ आगे नहीं बढ़ेंगे तो इसमें विकास की क्रिया नहीं होगी। सो माय डियर फ्रेंड्स, यह आवश्यक है कि पौधों के लिए कैटालिटिक इफेक्ट के रूप में, कैटालिटिक इफेक्ट के रूप में जो है आयरन हो गया, जिंक हो गया, कॉपर हो गया, मैग्नीज हो गया, मैग्नीशियम हो गया, और ये सब तत्व जो होते हैं अति आवश्यक तत्व हैं जिनसे कि पौधे के लिए विकास की क्रिया होती है। इसके विपरीत अगर पौधों के लिए विकास की क्रिया नहीं होती है, अर्थात हमने इन तत्वों की मात्रा को कम कर दिया। माय डियर फ्रेंड्स, यदि आप लोगों ने देखा होगा पौधे पीले पड़ गए तो उसमें आप जिंक का छिड़काव करते हैं, सल्फर का छिड़काव करते हैं। क्यों? क्योंकि कैटालिटिक वर्क करता है। आपने उसमें जो यूरिया वगैरह डाला है उसको एक्साइट नहीं कर पा रहा है, उत्तेजित नहीं कर पा रहा है, प्रमोट नहीं कर पा रहा है। अगर ये उसको प्रमोट कर देता तो प्लांट तेजी के साथ डेवलप कर जाता। तो ये कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो उसको जो है आसानी पूर्वक कैटालिटिक वर्क करते हैं, और कैटालिटिक वर्क करने से प्लांट का डेवलपमेंट तेजी के साथ हो जाएगा। और कैटालिटिक डेवलपमेंट अगर नहीं हो रहा है तो प्लांट का डेवलपमेंट आसानी पूर्वक नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से आपने देखा। अब हम आपको इसमें बताएंगे खनिज लवण का, खनिज जो है आवश्यक खनिज तत्व कौन कौन से होते हैं। आवश्यक खनिज तत्व कौन कौन से होते हैं? तो आवश्यक खनिज तत्व वे तत्व होते हैं जिनकी उपस्थिति से पौधों का विकास पूरी तरह से हो जाता है। आवश्यक खनिज तत्व वे तत्व होते हैं जिनकी उपस्थिति से पौधों का विकास आसानी पूर्वक हो जाता है, पौधों का विकास होता रहता है। और यदि पौधों का विकास नहीं हुआ, इसका सीधा सा अर्थ होता है कि उसके लिए आवश्यक खनिज तत्व नहीं मिले, जिसमें मैंने आपको बताया एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक, सल्फर, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, मैग्नीशियम, मैग्नीज, ये सब तत्व जो आप देख रहे हैं, ये सभी के सभी तत्व पौधों के लिए आवश्यक होते हैं। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन, ये सभी तत्व चाहिए। तो उसमें से कुछ तत्व तो ऐसे हैं जो कि पौधे के जीवन के निर्माण के लिए होते हैं। जैसे आपने कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन को देखा, ये बायोटिक एलिमेंट्स हैं, ये जैविक अणु हैं जिनके द्वारा किसी भी जीव की उत्पत्ति का होना असंभव है। अगर ये नहीं रहेंगे जीव की उत्पत्ति हो ही नहीं सकती। तो ये तो जीव की उत्पत्ति के लिए आवश्यक तत्व हो गए, ये तो जीव की उत्पत्ति के लिए आवश्यक तत्व हो गए। अगर जीव अब उत्पन्न हो गया, जीव अगर अब उत्पन्न हो गया है, अब उसको डेवलप करना है, उसको विकसित करना है, तो और कौन कौन से तत्वों की आवश्यकता होती है। और तत्वों के लिए मैंने अभी आपको बताया कि यही अगर 4 तत्व लिया जाए, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन लिया जाए, तो इन्हीं 4 तत्वों से पौधों का विकास नहीं होगा जब तक उसमें आयरन, जिंक, कॉपर, मैग्नीशियम, मैग्नीज, सल्फर, नाइट्रोजन
ऐसे एलिमेंट्सों को नहीं लिया जाता तो वे तेजी के साथ उसमें विकास की क्रिया नहीं हो पाएगी। सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर उनको तेजी के साथ विकास करना है, इन तत्वों की भी आवश्यकता आपको करनी पड़ेगी, इनको आपको प्लांट्स को देना पड़ेगा, तब जाकर उनका विकास हो पाएगा। तो ये उनके अनिवार्य तत्व हैं। क्या है? उनके अनिवार्य तत्व हैं। तो इसका अनिवार्य तत्व में आपने देखा, इस अनिवार्य तत्व में तो हम इनको दो श्रेणियों में बांट देते हैं। इन अनिवार्य तत्वों को हम दो श्रेणियों में बांट देते हैं। इन अनिवार्य तत्वों को जब हम दो श्रेणियों में बांटते हैं तो एक दो श्रेणियां हमारी जो होती हैं वो कौन कौन सी श्रेणियां होती हैं? एक को कहा जाता है मैक्रो, एक को कहा जाता है माइक्रो। एक को मैक्रो कहा जाता है MACRO और एक को कहा जाता है माइक्रो MICRO। तो माइक्रो ये बड़ा होता है, माइक्रो ये छोटा होता है। ध्यान रहे, MICRO माइक्रो ये छोटा है, MACRO मैक्रो ये बड़ा है। तो बड़े एलिमेंटों की श्रेणी में आइए थोड़ा सा देख लिया जाए, फिर छोटे एलिमेंटों को देखा जाए। बड़े एलिमेंटों के लिए कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, पोटेशियम, देख रहे हैं इसको, नाइट्रोजन, उसके बाद सल्फर। तो ये सल्फर, ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जो बड़े एलिमेंट्स हैं, जिनकी उपस्थिति से पौधे आसानी पूर्वक विकास की क्रिया को प्रभावित कर देते हैं, जो विकास की क्रिया को ले जाते हैं। इनको माइक्रो एलिमेंट कहा गया। ये बड़े होते हैं, दीर्घ होते हैं। दूसरे होते हैं माइक्रो एलिमेंट, सूक्ष्म तत्व जो होते हैं वो जो है उन तत्वों में आता है जो सूक्ष्म वाले हैं। उसमें आ गया बोरान ले लिया जाए, मैग्नीज, कॉपर, जिंक, बोरान, मैग्नीज, कॉपर, जिंक जिसका छिड़काव हम करते हैं जब पौधे पीले होने लगते हैं। जिंक हो गया, कैल्शियम, क्लोरीन, मोलिब्डेनम, क्लोरीन, यमो, ये ऐसे तत्व हो गए जिनको मैंने कहा कि माइक्रो एलिमेंट हैं, और ऐसे तत्व हो गए जिनको हमने कहा कि माइक्रो एलिमेंट हैं। ये माइक्रो एलिमेंट हैं और ये माइक्रो एलिमेंट हैं। इस तरह से मैंने एलिमेंटों को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, जो कि दोनों एलिमेंट, दोनों पार्ट के एलिमेंट, मैक्रो और माइक्रो, ये दोनों पार्ट के एलिमेंट पौधों के डेवलपमेंट के लिए बहुत ही आवश्यक हैं। तो इसको नोट कर लीजिएगा कि मैक्रो एलिमेंट कौन कौन से हैं और माइक्रो एलिमेंट कौन कौन से हैं। ये एलिमेंट पौधों के विकास के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। तो ये इनसे पौधों का विकास होता है। अब ये पौधों के विकास के लिए आवश्यक तत्व हो गए। क्या हो गए? पौधों के विकास के लिए ये आवश्यक तत्व हो गए। इन आवश्यक तत्वों की सहायता से आपने देखा कि पौधों का विकास हो रहा है। और हमारा अगला पॉइंट होता है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, संवर्धन प्रयोग एवं खनिज आवश्यकता अध्ययन की विधि, कि पौधे किस प्रकार से कितना न्यूट्रिएंट्स लेते हैं और कैसे लेते हैं और किस किस वैज्ञानिकों के द्वारा बताए गए ये न्यूट्रिएंट्स हैं। तो इसका अध्ययन करने के लिए आपको हमारा अगला टॉपिक वो जो जरूर जो है देखना पड़ेगा। हमारा अगला लेक्चर जो इसके बाद हम देंगे अपने अलीमुद्दीन शेख कादरी के चैनल से, उसको आपको जरूर देखना पड़ेगा। तो यहाँ तक का टॉपिक जो मैंने आज एक्सप्लेन किया है अपने कादरी कोचिंग क्लासेस के माध्यम से, मैं अलीमुद्दीन शेख कादरी, और अपना YouTube चैनल जो मेरा YouTube चैनल है अलीमुद्दीन शेख कादरी का चैनल है, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप उतना ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करवाइएगा और करिएगा। तो इसके बाद मैं अपना अगला टॉपिक, और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो मैं अपना अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको नेक्स्ट डे जो है कल के दिन मैं आपको जो है नेक्स्ट डे मैं आपको इसके विषय में टोटल बताऊंगा। तो तब तक के लिए मैं आपसे चाहता हूँ कि आप जो है पूरी तरह से इसको देखें, समझें, जानें कि क्या स्थिति है, क्या किस मात्रा में तत्वों की आवश्यकता होती है। अगर इन तत्वों की आवश्यकता हो गई तो इसी जो है आवश्यक है, अगर इनकी आवश्यकता नहीं हुई तो ये आवश्यक नहीं है। तो इसी के साथ मैं आज का अपना टॉपिक यहाँ पर समाप्त करता हूँ, और इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक होगा जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है वो कल के लिए है, हमारे नेक्स्ट लेक्चर के लिए है। तब तक के लिए धन्यवाद। लेकिन एक बार फिर कहेंगे, आप मेरे चैनल को अलीमुद्दीन शेख कादरी मेरा YouTube चैनल है, इसको आप जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिएगा,
लाइक करिएगा और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इसको आप शेयर करिएगा। आज जितना शेयर करेंगे यह चैनल उतना ही ज़्यादा स्क्रीन करेगा। और ये ध्यान दीजिएगा कि एग्जाम तो टल गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एग्जाम के टलने से आपकी मेमोरी नहीं टलनी चाहिए। मेमोरी में ये सारी चीज़ें आपके याद होनी चाहिए। अगर आपको सारी चीज़ें याद हैं तो आने वाले एग्जाम में आप आसानी पूर्वक जो फेस कर लेंगे, बहुत ही क्लियरली आप फेस कर लेंगे। तो मैं अपने चैनल के माध्यम से आप सभी से एक बार फिर कहता हूं कि लॉकडाउन का सिस्टम जो चल रहा है तब तक आप घर में रहें, सुरक्षित रहें और चैनल को लगातार देखते रहें, पढ़ते रहें, लिखते रहें और नोट इसका लगातार आप बनाते रहें। इसी के साथ थैंक यू, धन्यवाद।